हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसा टॉपिक है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नाउ देयर आर 4 बेसिक पिलर्स, जिसमें से पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, 2 ये, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये 3 तो हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। हम ये जो 4th वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसे कैट, हम उसको यहाँ पर समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से ये कैसे डिफरेंस है। डिफरेंट होने के अलावा क्या इनके साथ में कोई ऐसे प्रोविजंस हैं, क्या ऐसे कोई प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, ये भी बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में समझते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अंडर फेमा। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की। हाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, हमको ये समझना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था इन दोनों के लिए। पहला था क्रैट। क्रैट हम जिसे कहते थे दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, राइट। और दूसरा जो नाम है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कैट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ करंट एंड कैपिटल दोनों में डिफरेंस है, यस ऑब्वियसली। करंट की जरा बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया था। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब कि आपके रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं यानी आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, आप उनके खर्चे के पैसे आप उनको दे रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप वहाँ पर पैसे दे रहे हैं, आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे वहाँ पर दे रहे हैं। ये सब आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आता था। इतना ही नहीं, आपका जो डे टू डे यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही आने वाला है। ओके, व्हाट अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो कैपिटल वर्ड ही ऐसा है जो आपके यहाँ पर असेट लायबिलिटीज को हिट कर रहा है, राइट। कैपिटल है वो, मतलब आप कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, आप यहाँ पर बाहर घर खरीदना चाहते हो, आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्रिएशन ऑफ असेट से रिलेटेड, लायबिलिटीज का क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, वो सब आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड होता है, विच इज सेक्शन नंबर 6। नाउ यहाँ पर इस एक्ट का कहना क्या है? यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 का ये कहना है कि कोई भी पर्सन है वो फॉरेन एक्सचेंज फ्रीली ड्रॉ कर सकता है और सेल कर सकता है, बट सेक्शन नंबर 3 को आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। हम 6 के हैं, बट 3 में ऑलरेडी क्या बात हो गई थी? 3 ने ये कहा था कि अगर कोई भी 2 पर्सन, एक रेसिडेंट है एक नॉन रेसिडेंट है, ये कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इट्स कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। बी पॉइंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का पॉइंट तो ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन कोई भी ट्रांजैक्शन करता है फॉरेक्स में तो उसको सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही वो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ऑथराइज्ड पर्सन के साथ में मतलब ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए और मनी चेंजर होना चाहिए। जिसके पास में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वही ऑथराइज्ड डीलर होता है और उसी के साथ में आपको यहाँ पर फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सेक्शन कहता है सबसेक्शन नंबर 1 में प्लेन एंड सिंपल बात कि आप यस ट्रांजैक्शन कर सकते हो फॉर कैट यानी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट कोई भी चीज इतनी सिंपल तो है नहीं। आपको पहले यहाँ पर बोला गया कि आप कर सकते हो, एपी के थ्रू आप जाइए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। बट आगे यहाँ पर आरबीआई क्या बोल रही है कि मेरी जो सिस्टर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उनसे बात करेंगे। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी हमें वो करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है क्या कि किसी लोगों को हम परमिसिबल कैटेगरी में डालेंगे यानी कि परमिट करेंगे और किन्हीं लोगों को हम यहां पर बोलेंगे कि आप किसी लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब फर्स्ट क्या है, एनी क्लास और एनी क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विच आर परमिसिबल, 100% परमिसिबल, कोई लिमिट यहां पर नहीं लगा गई है। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या है, लिमिट के साथ में हम यहां पर आपको बोल रहे हैं कि यस एडमिसेबल है आपका ये ट्रांजैक्शन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजैक्शन हो गए। नाउ उन्होंने क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट यानी कि आगे वाले पॉइंट में आ रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस। उन्होंने बोला है कि रिजर्व बैंक कभी भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर पाएगा ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स ड्यू टू
ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, यानी कि अगर आपने कोई फॉरेन बॉडी से लोन लिया है और उस लोन के अमोर्टाइजेशन के लिए यानी कि पेमेंट करने के लिए आपको अगर कुछ भी खर्चा करना पड़ रहा है तो वहां पर रिजर्व बैंक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, और फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अगर मेरा बिजनेस चलता है फॉरेन में, उससे रिलेटेड मुझे कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी आरबीआई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। मतलब दो चीजें हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं लगेंगे। सबसे पहला है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते। एंड अगर आपने लोन ले रखा है, लोन के अमोर्टाइजेशन के लिए कोई भी यहां पर अगर पेमेंट आपको करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, तो वहां भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है। ये था हमारा बेसिक सबसेक्शन नंबर 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 6। तो दोस्तों इस तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 के अंदर हमने यहां पर समझ लिया है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन कि ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं CAT जिसे हम कहते हैं, आखिरकार वो है क्या। तो इसकी हमने कुछ इस तरीके से टेबल बनाई थी जिसमें हमने एक मैट्रिक्स बनाया था और उस मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से समझा था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन असेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर चेंज करता है। असेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर चेंज कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि असेट एंड लायबिलिटीज को ऑल्टर करने वाले ट्रांजैक्शंस जो किसी PRI यानी कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की असेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर रहा है या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की असेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर रहा है या ऑल्टर कर रहा है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, जो इंडिया का पर्सन है उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑल्टर किया जा रहा है, कहाँ के असेट्स है उसके, ऐसे असेट्स एंड लायबिलिटीज जो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड, ठीक है। सो पर्सन रेसिडेंट की इंपैक्ट आ रहा है आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया वाले का इंपैक्ट आ रहा है इन इंडिया। तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है वो बाहर अगर कोई यहाँ पर बंगलो खरीदता है USA में, तो उसके जो असेट्स है बाहर आउटसाइड इंडिया वो इंपैक्ट हो रहे हैं थ्रू दिस ट्रांजैक्शन, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे। तो हर एक वो ट्रांजैक्शन जो एक PRI के आउटसाइड इंडिया की असेट्स लायबिलिटीज को ऑल्टर करता है और एक PRO के यानी कि आउटसाइड इंडिया के पर्सन के इंडिया के अंदर की असेट्स लायबिलिटी को ऑल्टर करता है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। तो आरबीआई यहाँ पर फोकस में है। अब आरबीआई का कहना है कि हम हमारी इच्छा से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन सभी चीजों को। तो अब ये चीजें क्या होगी, जो हमने यहाँ पर देखा था ना कि एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो एक्ट अप्लाई होता है किसके ऊपर, सब कुछ चीजें, एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर वो एक्ट अप्लाई होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लोन लोगे, यानी कि आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करोगे, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। सो ये बड़ी बड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। तो आरबीआई किन किन चीजों के ऊपर यहाँ पर रेगुलेट कर सकती है, तो वो सब ये ट्रांजैक्शन है। अब ध्यान रखिए, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ आपको क्या दिखा रहे हैं, ब्रैकेट, दिस इज द ब्रैकेट जो आरबीआई जिसको यहाँ पर रेगुलेट कर सकता है। अंडर दिस ब्रैकेट क्या चीजें परमिसिबल है और क्या चीजें परमिसिबल नहीं है, या फिर है तो कुछ लिमिट तक परमिसिबल है, उनकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। तो वो मैं आपको पहले बताता हूं। यहां से आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये इनका ब्रैकेट है जिसमें आरबीआई डील कर सकती है, ठीक है, दिस थर्ड पॉइंट। अब अगर आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो वो अलग पॉइंट है जो यहां पर बात कर रहा है किसके बारे में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो उसको भी हम समझने वाले हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात होगी। देन आफ्टर दैट यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज बेसिकली स्प्लिट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या कैटेगरी है देखिए, पहले मैं टिक करता हूं, परमिसिबल के लिए टिक, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज, ट्रांजेक्शन ऑन विच रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज, यानी कि परमिसिबल है और वो भी फ्रीली परमिसिबल। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, फ्रीली परमिसिबल, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर परमिसिबल किया है बट कुछ अमाउंट का यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज विच आर प्रोहिबिटेड, उनकी तो बात करना ही मत आप, ठीक है, प्रोहिबिटेड। तो ये तीन कैटेगरी है, ये हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम इस ब्रैकेट को समझ लेते हैं। आइए अब ब्रैकेट हम यहाँ पर एकदम मेजर तरीके से देखेंगे, ठीक है, ब्रॉड तरीके से। पहला, आप फॉरेन सिक्योरिटी को, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, इश्यू करना चाहते हैं, कौन, PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया,
पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये दोनों पर्सन अगर ट्रांसफर या इशू करना चाहते हैं, कोई भी तरीके की फॉरेन सिक्योरिटी, कोई भी तरीके की सिक्योरिटी, तो उसको ये गवर्न करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सिक्योरिटी को यहाँ पर कौन गवर्न कर सकता है, यहाँ पर आरबीआई गवर्न कर सकती है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ट्रांसफर और इशू होगा सिक्योरिटी का अगेन, फॉरेन सिक्योरिटी का अगेन, बाय एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये बात पहले कर चुके हैं। तो रेसिडेंट हो आप, या आप रेसिडेंट नहीं हो, या फिर आपकी ब्रांच, एजेंसी या फिर आपका ऑफिस इंडिया के अंदर है बट उसको हैंडल करने वाला कोई पीआरओ है, ये भी अगर कोई ट्रांसफर करेगी या फिर इशू करेगी सिक्योरिटीज को, तो उसको भी यहां पर आरबीआई गवर्न करने वाली है। 3 पॉइंट हो गए जो सिक्योरिटी के ऊपर है। आगे, कोई भी बोरोइंग या लेंडिंग जो फॉरेक्स में हो रही है, ठीक है, तो बोरोइंग या लेंडिंग हो रही है फॉरेक्स में, उसको गवर्न करेगी। कोई भी बोरोइंग या लेंडिंग हो रही है रुपीज के अंदर भी, हो, तो फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है ए, रुपीज में हो रही है बी, इन वॉट एवर फॉर्म और वॉट एवर नेम कॉल्ड बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने जैसे कि आपको बोला, कोई भी ट्रांजेक्शन, इन सब पूरे ब्रैकेट में आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेसिडेंट, इनके बीच में कोई भी अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो आरबीआई यहाँ पर फोकस में आएगी। सो अगर आप कोई भी यहाँ पर बोरोइंग लेंडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में, या फिर आप कोई भी बोरोइंग लेंडिंग कर रहे हैं आप रुपीस में, चलेगा, ठीक है, बट वो हो रहा है किसके बीच में, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट के बीच में, आरबीआई उसको फोकस में रखेगी, रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, हमने यहाँ तक के पॉइंट्स देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी तरीके का डिपॉजिट्स, ओके, बोरोइंग लेंडिंग के साथ में डिपॉजिट्स भी आ चुके हैं। किसी भी तरीके का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, यस बिल्कुल, वो भी यहाँ पर रेगुलेट करेगी आरबीआई। ठीक है, अब आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के पॉइंट्स। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स ही है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक पॉइंट। ठीक है, इसको हम आईपी लिख देते हैं, आईपी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यहां पर कुछ लफड़ा है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगले पॉइंट में देखेगा आपको प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, अदर देन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और नीचे भी आपको सिमिलर दिखेगा। मतलब आपको क्या लिखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उसको आरबीआई यहां पर रेगुलेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो करेगा। ठीक है, बट उन्होंने साथ में क्या लिखा है कि इस प्रॉपर्टी में हम वो प्रॉपर्टी लेंगे जो अदर देन लीज है, नॉट एक्सीडिंग 5 years। सो इसमें उन्होंने क्या इंक्लूड किया है कि यस, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को आरबीआई रेगुलेट करेगी, बट क्या इसमें लीज्ड प्रॉपर्टी रहेगी क्या, तो उन्होंने बोला लीज वाली प्रॉपर्टी रहेगी, बट जो मोर देन 5 years वाली है सिर्फ वही रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने 5 years को पहले मेंशन कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने लिखा है अदर देन लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years, तो जो 5 साल के अंदर अंदर का लीज की प्रॉपर्टी है उनका यहाँ पर ट्रांसफर की हम बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज गारंटी। क्या एक पर्सन जो रेसिडेंट है वो बाहर वाले पर्सन की गारंटी दे सकता है, उन्होंने कहा दे सकता है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्या बाहर वाला पर्सन यहाँ वाले पर्सन की गारंटी दे सकता है, उन्होंने दे सकता है, बट यहाँ पर आरबीआई उसको रेगुलेट करेगी। तो 7 पॉइंट क्या हो गया, गारंटी। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि क्या ब्रैकेट है जिसके अंदर यहां पर आरबीआई डील करती है और चीजों को वो देख सकती है, तो वो क्या है, पहला उन्होंने बोला कोई भी तरीके की सिक्योरिटी में डील करोगे आप, हम आपको रेगुलेट करेंगे। कोई भी तरीके की बोरिंग लेंडिंग, चाहे वो फॉरेक्स में हो चाहे वो रुपीज में हो, हम आपको रेगुलेट करेंगे। डिपॉजिट्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में और गारंटी में, हम सब में आपको रेगुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, परमिसेबल के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लिस्ट देखते हैं परमिसेबल ट्रांजैक्शन की क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला था हमारा ट्रांजेक्शन विच आर परमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस रेसिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 शेड्यूल हमको देखने पड़ेंगे, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। ये बात करेगा पीआरआई के बारे में, ये बात करेगा पीआरओ के बारे में। ठीक है, यानी कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो क्या ये दोनों ही लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू बी प्रिसाइज कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा ये दोनों पर्सन ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिनको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में दिया गया है। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला जा रहा है कि शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ट्रांजैक्शन है, मतलब आपको क्या समझना है, ओके परमिसेबल है, पीआरआई के लिए शेड्यूल 1 है, पीआरओआई के लिए शेड्यूल नंबर 2 है। ठीक है, ये आपको फोकस में रखना होगा। ओके, आगे चलते हैं। सो अब हम देखेंगे सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है। उन्होंने डिस्क्लेमर क्या दिया है, उन्होंने लिखा है
कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एनी पर्सन सेल और ड्रॉ कर सकता है फॉरेक्स को किससे, ऑथराइज्ड पर्सन के साथ में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो शेड्यूल्स में दिए गए हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 बोल रहा है कि आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कैट कर सकते हो। ये कैट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एपी के पास जाना पड़ेगा, बट वो भी आपको एक लिमिट के अंदर ही करना पड़ेगा। मतलब सर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के लिए क्या कोई लिमिट भी है, तो हम वो बताएंगे आगे की क्या लिमिट है। ठीक है, अब देखिए क्या है। सबसे पहले पीआरआई क्या कर सकता है, परमिसेबल है, क्या कर सकता है वो, तो उन्होंने बोला है कि पीआरआई इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, बाहर वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी का वो लोन ले सकता है इंडिया के अंदर और बाहर भी ले सकता है बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब फॉरेन करेंसी में वो लोन ले सकता है कि इंडिया के अंदर बैठे बैठे, यस बिल्कुल ले सकता है। क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, लंदन की एक प्रॉपर्टी है पर वो पीआरआई है, क्या वो उसको ट्रांसफर कर सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता है। क्या वो किसी पीआरओ की यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की क्या वो गारंटी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है क्या? करेंसी नोट्स को होल्ड कर सकता है क्या? यस। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो एक पीआरओ से क्या वो लोन ले सकता है, ओवरड्राफ्ट ले सकता है? यस ले सकता है। क्या वो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर? सो क्या वो कर सकता है ऐसा? यस बिल्कुल कर सकता है। क्या वो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है? वो हो सकता है उसका पाउंड्स का एक यूके ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन किया है, यूएस डॉलर्स का अलग से किया है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सर कंपनी अगर बाहर की हो, यूएसए की, क्या सर वो उससे भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवा सकता है? वो यस बिल्कुल निकलवा सकता है। ओके, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऊपर क्या देखा था हमने, पीआरओ दे रहा है पीआरआई को। अच्छा उल्टा करो आप, क्या पीआरआई पीआरओ को दे सकता है क्या? यस, लोन और ओवरड्राफ्ट ये भी दे सकता है, टू एंड फ्रो दोनों चलेगा। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कैपिटल एसेट है पीआरआई का, उसका पैसा देना है बाहर आउटसाइड इंडिया, दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, सो ये परमिसेबल की लिस्ट है। अब हम चलते हैं पीआरआई के लिए, परमिसेबल हमने देख लिया है। ठीक है, उसमें लास्ट पॉइंट क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। शेड्यूल 2 बात करता है पीआरओआई के परमिसेबल लिस्ट के बारे में, लेट्स सी दैट। चलिए शेड्यूल 2 की परमिसेबल लिस्ट देखते हैं। अब पीआरओआई क्या क्या कर सकता है जरा बात करते हैं। ठीक है, पीआरओ ही हम लिखते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये बाहर का इंसान इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि सर वो सिक्योरिटी इशू कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, ऐसी एंटिटी जो इंडिया के अंदर है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो बाहर का पर्सन है, तो क्या सर वो इस इंडिया की कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू सिक्योरिटीज? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता है। क्या वो कोई कंट्रीब्यूशन के तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या इंडिया के अंदर किसी कंपनी के अंदर? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता है। कैसे? टू द कैपिटल ऑफ अ फर्म, कोई फर्म है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, सिर्फ कंपनी नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि फर्म, यहाँ तक कि प्रोप्राइटरी कंसर्न, यहाँ तक कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सब में वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है क्या, इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या? यस कर सकता है। क्या वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के अंदर है उसको ट्रांसफर कर सकता है? यस। गारंटी वाला पॉइंट ऊपर भी था, यहाँ पर पीआरओआई को भी अलाउड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है। डिपॉजिट्स बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अलाउड है। फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना इंडिया के अंदर, चाहे अब्रॉड हो इंडिया हो, अलाउड है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है जी, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट्स इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं और समझते हैं। अभी तक हमें लिस्ट क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पीआरओ। ऐसा पर्सन जो इंडिया में नहीं रह रहा है, यानी कि वो रेसिडेंट नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है? यस वो कर सकता है, अगर परमिसेबल होगा तो। और परमिसेबल की लिस्ट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर दी गई है। शेड्यूल नंबर 1 बात कर रहा है पीआरआई के लिए, मींस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, और शेड्यूल 2 बात कर रहा है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। तो हम लिस्ट देख रहे हैं पीआरओआई के लिए, शेड्यूल नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर जी। अब वो बोल रहा है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट, ऐसा कैपिटल एसेट है जो इंडिया के अंदर है। सो ये पर्सन है मिस्टर सीजे,
मिस्टर सीजे यहाँ पर अपना बंगलो बॉम्बे के अंदर इंडिया में उन्होंने यहाँ पर परचेज कर रखा है, ठीक है। नाउ ये जो कैपिटल असेट इंडिया के अंदर है, क्या इससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट अगर है, वो पर्सन सीजे अगर वो इंडिया से बाहर वो पैसा भेजना चाहता है तो क्या भेज सकता है क्या? इसका एग्जांपल क्या होगा कि ये बंगलो सीजे का मुंबई के अंदर है, वो इस असेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। अब उसका जो यहाँ पर फंड आएगा, जो पैसा आएगा, उसको रेमिट करना है बाहर, राइट। तो रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया पॉसिबल है, यस। बट सीजे यहाँ पर कौन है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा इस सीरीज में? आपका असेट इंडिया के अंदर है, ओके, हमने समझ लिया। पर्सन जो है वो भी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। बट थर्ड क्वेश्चन वो है कि आखिरकार आप ये पैसा किसको भेज रहे हो, मींस आप रेमिट किसको कर रहे हो? वो पर्सन पीआरआई है कि पीआरओआई है? तो थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मींस यहां पर जो कैपिटल असेट इंडिया के अंदर है उससे रिलेटेड हम रेमिटेंस बाहर भेज रहे हैं ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो सीजे यहां पर पीआरओआई है। तो सर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका तो यहां पर रिप्लाई आया ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि टू मींस हम रेमिट किसको कर रहे हैं, मींस वो किसी को भी कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, आप पीआरओआई हो, आप ये जो फंड बाहर भेज रहे हो, आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को भेज सकते हो और आप पीआरओआई को भेज सकते हो। नटशेल में बात क्या होगी, इंडिया की प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई भी पैसा बाहर भेजना है, ऐसा पर्सन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप उसको अंडरटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो ये हमने टोटल A to H ये हमने शेड्यूल नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। शेड्यूल नंबर 1 ऑलरेडी हम देख कर आ चुके हैं। शेड्यूल नंबर 1 में भी हमने देखा था कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया क्या क्या यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकता है। सो ये 2 शेड्यूल हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसमें ज्यादा काम आप लोगों का है, मेरा कम है, क्योंकि आपको लिस्ट मेमोराइज करनी होगी, तो वो लिस्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नाउ जिन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है? कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो उसके लिए 2 ट्रांजैक्शन है, स्टार्टिंग में हम देख के आ चुके हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर आरबीआई चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करंट हो, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकती है। बट वो कैपिटल में क्यों दिए गए? क्योंकि उनका नेचर ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का है। अगर आपने लोन लिया है, लोन को अमोर्टाइज करने के लिए आपको कोई पेमेंट करना है, वो आपको बाहर करना है, इंडिया से बाहर, तो क्या उसके ऊपर आरबीआई को रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? नहीं। मैंने यहाँ पर कोई फॉरेन बैंक से 10 लाख यूएस डॉलर्स का अगर मैंने यहाँ पर कोई लोन लिया है, उसके अमोर्टाइजेशन के लिए मुझे हर महीने लेट्स से 50,000 यूएस डॉलर्स का मुझे यहाँ पर पेमेंट करना होता है, तो क्या आरबीआई मुझे बोलेगी कि आप इतना पेमेंट नहीं कर सकते? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन आरबीआई यहाँ पर नहीं लगा सकती। सो फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन नो रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बिजनेस के चलते हुए मैंने बाहर फॉरेन में एक प्रॉपर्टी परचेज करी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, या फिर मैंने कोई मशीनरी वहां पर परचेज करी, उसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो मैं यहाँ पर क्लेम करता हूं, ठीक है। तो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या अलाउड है? यस, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आरबीआई नहीं लगा सकती, ठीक है। और ऑल्सो क्या लिखा उन्होंने? ऑल्सो मतलब एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड व्हेन ड्रॉल इज ऑफ द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट। क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए अगर आप कोई भी यहाँ पर रीपेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आरबीआई नहीं लगाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 चीजें कंप्लीट हो गई है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, दोनों में परमिसेबल की बात करी, पीआरआई और पीआरओआई। थर्ड में हम बात कर रहे हैं किसकी? हम इसमें बात कर रहे हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो 2 चीजें हमने देख ली। अब हमको देखना है प्रोहिबिटेड, ऐसे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन जो आप कर ही नहीं सकते हो, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है, मना कर रखा है आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो रिजर्व बैंक ने इंपोज कर रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं, प्रोहिबिशन उनके ऊपर इंपोज कर रखा है, ठीक है। वो क्या है? टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, उन 4 को मैं समराइज करके पहले ही आपके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है प्रोहिबिशन की लिस्ट में, वो होगा जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आ चुके हैं, 2.5 लाख यूएस डॉलर वाला पॉइंट। सर सुना सुना लग रहा है, ये कहीं पे हमने फिगर देखा है ऑलरेडी, 2.5 यूएस डॉलर्स, यानी कि हमको ये 2.5 लाख रुपए की नहीं, यूएस डॉलर्स की लिमिट हमको कहां पर दी गई थी? ये आपको दी गई थी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में। सो शेड्यूल नंबर 3 में हम क्या देख के आए थे? शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए हमने देखा था। 1 के अंदर लिस्ट थी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो मस्ती वाले थे। याद है हमने कुछ लिस्ट याद कर दी, आप मस्ती वाली चीजें मत करो, आप कल्चरल टूर्स निकाल रहे हो, आपको वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको अलाउड नहीं है, राइट। आप यहाँ पर पीआई क्लब की मेंबरशिप का पैसा दे रहे हो, क्लब
मस्ती वाला है, ठीक है। कल्चरल टूर मस्ती वाला है, टीवी वाला हमने देखा था मस्ती वाला था। सो यहाँ पर ऐसी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स की बॉडी है, अगर वो कोई पैसा खर्च कर रही है तो उनको वहां पर अलाउड है। तो पहली लिस्ट हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में वो बात कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो आप वहां जाके रिफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया करंट अकाउंट में। शेड्यूल नंबर 1 प्रोहिबिटेड था, शेड्यूल नंबर 2 में सीजी की परमिशन चाहिए रहती थी, और शेड्यूल नंबर 3 में आरबीआई परमिशन देती थी, उसके बिना आप वो काम नहीं कर सकते। सो आरबीआई की परमिशन वाले हमने एकदम बेसिक एमिनिटीज वाली चीजें हमने देखी थी जो एक इंसान को यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हो सकता है। जैसे अब्रॉड आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आप उनके मेडिकल के एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, आप वहां उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। वो सब आप आरबीआई की परमिशन से कर सकते हैं। बट आरबीआई की परमिशन कब चाहिए रहती थी? जब आप 2.5 लाख यूएस डॉलर्स से ऊपर का अमाउंट आप खर्च करते हैं तो, वरना 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक आपको आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए अगर आपका शेड्यूल 3 का आइटम है तो। ये बात मैंने आपको क्यों बोली? क्योंकि यहां पर भी एक पहला आइटम है 2.5 लाख यूएस डॉलर्स वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी जो प्रोहिबिटेड है, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में इन्वेस्टमेंट की, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कोरिया की। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना, कोरिया से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ए, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल अंडरटेक व्हाट, ना तो वो बेच सकता है ना वो खरीद सकता है फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम, हमारा एपी, ठीक है, एपी मतलब ऑथराइज्ड पर्सन, फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड दैट। यहां पर आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है कि आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। सर हम ऑथराइज पर्सन के थ्रू जा रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट व्हाट, आप 2.5 लाख यूएस डॉलर्स के ऊपर अगर आप निकल रहे हो तो। देखिए सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डॉट 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 डॉट, सारे एक्ट के नाम लिखे वहां पर, और रेसिडेंट इंडिविजुअल में ड्रॉ फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख यूएस डॉलर्स, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। करंट अकाउंट में देखा था हमने 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक एक रेसिडेंट पर्सन की बात यहां पर चल रही है, वो यहां पर ड्रॉ कर सकता है ऑथराइज्ड पर्सन के साथ में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, जो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1 किसके लिए था? देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं यहां पर। हम एक काम करते हैं, सो एक साइड हम लिखते हैं कैट विच इज योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और दूसरी साइड हम लिखते हैं क्रैट जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल नंबर 1, 2 और 3 क्या करंट अकाउंट में थे? यस सर, बिल्कुल थे। 1 क्या बोल रहा था? क्रॉस करता हूं, यानी कि प्रोहिबिटेड, वो ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं सकते हैं। 2 क्रैट के अंदर करंट में क्या था? आप वो कर सकते हो बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। और 3 क्या बोलता था? आप कर सकते हो, यस बिल्कुल, बट आपको यहां पर आरबीआई की परमिशन लगेगी। ओके, आरबीआई की परमिशन में यहां पर हम लिख देते हैं 2.5 लाख यूएस डॉलर्स, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर लिस्ट है 2.50 लाख के ऊपर अगर आप जाएंगे ऑब्वियसली इन डॉलर्स, तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं इसके साथ में साइमल्टेनियसली कैट के अंदर क्या हुआ। कैट के अंदर भी सर हमने यहां पर 3 शेड्यूल्स देख लिए, अभी तक की 2 देख लिए, हमने सर 2 देख लिए हैं। पहला पीआरआई के लिए, दूसरा पीआरओआई के लिए, यानी कि पहला बोलता है पीआरआई कौन से काम कर सकता है और पीआरओआई कौन से काम कर सकता है। ओके सर, ये जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम इस थर्ड शेड्यूल को और यहां के फर्स्ट शेड्यूल को हम लिंक कर रहे हैं फॉर द पॉइंट नंबर ए, बराबर है। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स की लिमिट दी गई थी, किसको दी गई थी? वो सिर्फ रेसिडेंट को दी गई थी, पीआरआई को दी गई थी। तो ऐसा पर्सन पीआरआई जो करंट अकाउंट भी कर सकता है, कैपिटल अकाउंट भी कर सकता है, दोनों के लिए उसको लिमिट दी गई है कितना? 2.5 लाख यूएस डॉलर्स। तो क्या वो यहां तक कर सकता है? बिंदास कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके ऊपर जाएगा प्रोहिबिटेड है, बात खत्म, ठीक है। तो वही बात उन्होंने बोली है। क्या बोला उन्होंने? देखिए, वेयर द ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। तो जरा शेड्यूल नंबर 1 की अगर आप लिस्ट भूल गए हो तो जरा देख लीजिए। तो शेड्यूल नंबर 1 में पहला पॉइंट क्या था? इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज में, एक रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट कर सकता है। फॉरेन करेंसी परचेज कर सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है जो विदेश में है यानी कि बाहर है, बिल्कुल कर सकता है। क्या किसी नॉन रेसिडेंट का पर्सन, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का, क्या वो गारंटी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है,
ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन थे, ये सब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक ही करना है आपको। ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा यहाँ पर प्रोहिबिटेड में, कि शेड्यूल नंबर 1 में अगर आप जितने भी आइटम दिए गए हैं वो आपका एक्सीड होता है 2.50 लाख यूएस डॉलर्स फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, एक साल के लिए आपको लिमिट दी गई है 2.5 लाख की, ठीक है। अगर आपने वो एक्सीड किया है, so the limit specified in the regulation relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal। उनका कहना है कि 2.5 लाख की एक जनरल लिमिट है, अगर वो आपने क्रॉस कर दी तो फिर स्पेसिफिक लिमिट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये हो गया पहला प्रोहिबिशन कि 2.50 लाख यूएस डॉलर्स को आप यहां पर फॉलो करो। बट उन्होंने क्लियरली एक और बात यहां पर बोली है। क्या बोला उन्होंने कि आप ये जो पैसा रेमिट कर रहे हो ना, बाहर भेज रहे हो, इसमें इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है ऐसी कंट्रीज की जिनके साथ में हमारा समझौता नहीं है, यानी कि वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, जिसे हम बोलते हैं एनसीसी, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज है जो एनसीसी की लिस्ट में आती है, और ऐसी टेरिटरीज है जो FATF की कैटेगरी में आती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, वहां पर आप पैसा रेमिट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनसीसी कंट्री है, तो क्या आप वहां पर 2.5 लाख की लिमिट को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ प्रोहिबिशन नंबर 1। अब जरा देखिएगा प्रोहिबिशन नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोहिबिशन नंबर 2 का रेस्ट्रिक्शन कैसा है? रेस्ट्रिक्शन क्या मैंने सही बोला? नहीं, हम देख रहे हैं प्रोहिबिशन की बात, रेस्ट्रिक्शन ऊपर देख के आ चुके हैं। प्रोहिबिटेड है, यहां पर कोई लिमिट की बात ही नहीं चल रही है, आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोहिबिशन में 4 पॉइंट है। पहला हो गया है, दूसरा हम देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक PROI है, यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कर सकता है क्या? सर बिल्कुल कर सकता है, RBI ने बोला बिल्कुल कर सकता है। सर कुछ लिमिट है क्या यहाँ पर? लिमिट है यहाँ पे, अगर आप शेड्यूल नंबर 1 में जाएंगे तो आपको लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। सर बट कहीं कहीं ऐसी एंटिटीज है क्या जिनमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है? यस, वही नेगेटिव लिस्ट में पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर वाला है, वो इंडिया के अंदर आकर एक कंपनी के अंदर, एक प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर, एक किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर वो पैसा लगाना चाहता है, तो क्या वो पैसा लगा सकता है? क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है क्या? तो यहां पर ये पॉइंट बोलता है, B पॉइंट, कि आप ऐसी कंपनी में, ऐसी एंटिटी में, ऐसी फर्म में, ऐसी प्रोप्राइटरी फर्म में, कहीं भी हो, आप पैसा नहीं लगा सकते जो इन चीजों में काम करती हो। कौन कौन सी चीजों में काम करती हो? पहला, जिनका बिजनेस चिट फंड का हो, जिनका बिजनेस निधि कंपनी का हो, जिनका बिजनेस एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज का हो, या जिनका बिजनेस रियल एस्टेट का हो, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस का हो। तो क्वेश्चन आपको कैसा आएगा कि एक PROI है, वो एक इंडिया की ऐसी कंपनी में 10 लाख यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कंपनी का काम है फार्म हाउस को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो क्या ये पर्सन कर सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोहिबिशन की लिस्ट में आता है। सो ऐसी कंपनी, ऐसी एंटिटी, ऐसी कोई भी फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, अगर इन 4 चीजों के अलावा +1 एक और हम करने वाले हैं, उसको अलग रखा है मैंने जानबूझकर, चिट फंड में अगर वो बिजनेस करती हो, या वो निधि कंपनी हो, या वो एग्रीकल्चरल कंपनी या प्लांटेशन एक्टिविटीज में उसका बिजनेस हो, एंड रियल एस्टेट में हो, या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, याद रखना आपको, रियल एस्टेट नॉर्मल एक अलग बात है जिसका रियल एस्टेट बिजनेस हो, या फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस करती हो, उन ऐसी कंपनीज के अंदर PROI इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और जो लास्ट पॉइंट बचा है वो ये है कि जो TDR में यहां पर बिजनेस करता हो। TDR क्या होता है? ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब आप पूछेंगे TDR क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि आपके पास में अगर कोई भी प्लॉट है, कोई भी आपके पास में लैंड है, ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ आप आपकी प्रॉपर्टी का आप गवर्नमेंट को दो और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करो, और अगर आप वो पार्ट गवर्नमेंट को दे देते हो और वैसा कंस्ट्रक्शन करते हो, सो गवर्नमेंट उसके लिए आपको कुछ अमाउंट देती है, जो एक तरीके से बोला जाता है जिनको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट राइट गवर्नमेंट ने आपको दिया है वहां पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए या बनाने के लिए। अब आप उस TDR को किस फॉर्म में आता है? TDR आपको कुछ अमाउंट में आ सकता है, TDR आपको यहाँ पर कुछ एरिया वाइज भी दिया जा सकता है कि ओके, आपकी ये प्रॉपर्टी थी लेट्स से 1000 स्क्वायर मीटर्स,
इसमें से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे 750 के ऊपर, राइट। 750 में अलाउ किया गया 725। हाँ, अगर आप ये पार्ट गवर्नमेंट को दे दोगे तो आपको +25 स्क्वायर मीटर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये टीडीआर के फॉर्म में आपको ये चीज मिली है। अब कुछ लोग इस टीडीआर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसी यहाँ पर एंटिटीज होती है जो टीडीआर में ट्रेड करती है, तो उन एंटिटी के अंदर कोई बाहर वाला पर्सन पैसे नहीं लगा सकता। तो ये हमारा 5th पॉइंट है। और हमारा प्रोविजन नंबर 2 था जो बात कर रहा है। प्रोविजन नंबर 1 क्या था, जरा फटाफट रिवाइज करिए। प्रोविजन नंबर 1 था कि आप 2.5 लाख के अंदर दीजिए। 2.5 लाख को आप अगर रेमिट कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन कंट्रीज को कर सकते हैं जो एनसीसी ना हो, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज की लिस्ट में ना हो। सेकंड बोल रहा है इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करना है, किसी कंपनी के अंदर, किसी एंटिटी के अंदर, किसी फर्म के अंदर कर सकते हैं, बट ऐसी कंपनी जो चिट फंड में काम करती हो, निधि हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर जो कंस्ट्रक्शन और फार्म हाउसेस करता हो, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, या फिर जो टीडीआर में काम करता हो, आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर प्रोहिबिशन हो गया। अब थर्ड और फोर्थ बहुत ही चिंदी है। थर्ड और फोर्थ के सामने हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोरिया। कोरिया से क्या दिक्कत है भाई साहब, कोरिया से दिक्कत है हमारी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलती है कि आप किसी भी पर्सन के साथ में ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो जो पर्सन सिटीजन ऑफ या फिर रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को बिलोंग करता है, या फिर ऐसी एंटिटी जो यहां पर कोरिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, आप उनके साथ में कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। बस नो मींस नो। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कोरिया के साथ में बिजनेस मत करो। फोर्थ क्या बोल रहा है, कोरिया के साथ में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नया नहीं करा, पुराना चल रहा था सर हमारा एग्जिस्टिंग, अब आपने बीच में रेगुलेशन निकाल दिया तो क्या करें हम, तो गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है जो कोरिया के साथ में चल रहा है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ दिस रिजोल्यूशन आप 180 डेज के अंदर अंदर उसको आप कैंसिल कर सकते हो, आप उसको क्लोज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो, बट अंडर 140 नहीं, 180 डेज के पीरियड के अंदर अंदर। ठीक है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन आप ये कर सकते हो, अनलेस देयर इज स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटिन्यू बियॉन्ड दैट पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस सबसे लास्ट में आया है, क्योंकि आप अगर अभी गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कोरिया के साथ में बहुत कंपनीज जो बिजनेस कर रही है। तो सर अगर प्रोहिबिटेड है तो क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं अलाउ कर रखा है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर अगर आपके पास में अप्रूवल है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप बिल्कुल 180 डेज के अंदर अंदर आप क्लीन करिए, आप उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करिए। तो ये 4 थे प्रोहिबिशन वाले, वो चीज हमने देख ली है। अगर पूरे वीडियो की बात करें दोस्तों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो हमने देखा। थोड़ा ऊपर चलते हैं, आइए। कैपिटल अकाउंट की हमने डेफिनेशन देखी, बिल्कुल सेक्शन नंबर 6 के अंदर। सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 हमने देखा। सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा था कि ब्रैकेट क्या है, आरबीआई किन किन चीजों को हैंडल कर सकता है। सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने उस ब्रैकेट को समझा, ठीक है। उसके अंदर हमने पेनिट्रेशन चालू किया, ब्रैकेट को समझा। ब्रैकेट के बाद में हमने बोला कि अब क्या परमिसेबल है और क्या परमिसेबल नहीं है, जो परमिसेबल है क्या उसमें भी कोई लिमिट है और क्या कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। सो ये हमने कहां पर देखा, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। फिर हमने देखा प्रोहिबिटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब पूरा हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, बट अभी भी हमें यहाँ पर एक पॉइंट है जो डिस्कस करना है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बराबर। ये 4th पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए मैं इसको आपके लिए क्लीन कर देता हूँ और इस सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। फटाफट देखिए, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी है इंडिया से बाहर, पर्सन है इंडिया के अंदर। कब, नाउ, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसको ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया वो होल्ड करता है, ठीक है। क्या वो कर सकता है? पहली बात तो कर सकता है। क्यों? हम देख क्या है, एक पीआरआई आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एक पीआरओआई इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, तभी तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, बराबर है, ठीक है। सो अब प्रॉपर्टी है बाहर, पर्सन है अभी इंडिया के अंदर, बट उसको ये जो प्रॉपर्टी मिली थी ना, वो पता है कब मिली थी? ऐसे पर्सन से मिली थी जब वो रेसिडेंट नहीं था, यानी कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेने वाले हैं। या फिर आपने ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है फ्रॉम अ पर्सन हु इज एन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है।
चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और ये पूरा क्लॉज क्या बोल रहा है उसको समझते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलिए इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, क्लीन एग्जांपल बनाते हैं। मिस्टर सीजे जो यूएसए में रह रहे हैं सिंस 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर रह रहे होंगे तो सड़क पे तो नहीं रह रहे होंगे, फुटपाथ पे, तो उन्होंने वहाँ पर घर खरीदा, ठीक है। अब क्या एक ये ऐसा कैपिटल एसेट है जो मिस्टर सीजे ने, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो मिस्टर सीजे ने परचेज करी है आउटसाइड इंडिया? यस। तो क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। जो पर्सन है सीजे है, क्या वो अभी इंडिया में रहता है क्या? अभी का तो नहीं पता सर, पर हाँ वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो मिस्टर सीजे पास्ट में आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन थे। तो सर पास्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिस्टर सीजे सब कुछ बेचकर हिंदुस्तान में आ गए हैं क्योंकि उनको स्वदेश की याद आ रही थी, ठीक है। तो अब वो इंडिया में रहते हैं। चलिए अब इनकी अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें क्या आपको ये प्रॉपर्टी दिखेगी? यस। क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉपर्टी वो अभी होल्ड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो वो क्या बोलेंगे? यस बिल्कुल मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने तब खरीदी थी जब मैं रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का था, बट अब मैं रेसिडेंट हूं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो नाउ तो मैं रेसिडेंट हूं, पहले मैं यहां पर पास्ट के अंदर आउटसाइड का पर्सन था, यानी कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जब उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अभी अगर रेसिडेंट बन गया है तो भी वो होल्ड कर सकता है। चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा और हम आगे पुश करते हैं। उन्होंने बोला कि पहले आपने खरीदी, खुद ने, आप पहले बाहर के थे, अब आप हिंदुस्तानी बन चुके हैं, ठीक है, बोलने के लिए ऐसा बोल रहा हूं मैं, तो चलेगा, आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। बट अभी की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो रेसिडेंट ही हूं, बट मुझे ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरे एक ग्रैंड फादर है, ठीक है, मुझे उनसे इनहेरिट हुई है। अब मुझे इनहेरिट हुई तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट है, उसके इनहेरिटेंस की वजह से मुझे ये प्रॉपर्टी मिली और मैं तो रेसिडेंट हूं, तो क्या मैं होल्ड कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जब प्रॉपर्टी आउटसाइड की थी और रेसिडेंट उसको होल्ड कर रहा है। जरा उल्टा करिए, प्रॉपर्टी अब इंडिया के अंदर है, पर्सन बाहर वाला है, तो क्या ऐसा पर्सन जो अब बाहर का बन चुका है, यानी कि सीजे, एग्जाम्पल उल्टा कर दो, 14 साल से यहां पर इंडिया में रह रहा है, अब वो यहां पर बाहर चले जाता है और यूएसए शिफ्ट हो जाता है। जब इंडिया में था तो उसने ऑब्वियसली घर खरीदा था, तो ऐसा घर जो एक पर्सन ने पीआरआई के समय, जब वो पीआरआई था तब उसने परचेज किया था, अब वो पीआरओआई बन गया है, तो क्या वो होल्ड कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर? यस बिल्कुल कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट हम यहां पर समझ चुके हैं, जो हम किसके लिए समझ रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, फोर्थ में मैंने आपको बताया, फिफ्थ वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पर बात कर लिया है, दोनों चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। बट इन दोनों के साथ में क्या बोल रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय, जब आपने ये बोला कि वो बाहर रहता था, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया और आपने मेंटेन किया है, ठीक है, जब आप बाहर रहते थे तो हम उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। आपकी जो इनकम है एम्प्लॉयमेंट से हो रही थी, बिजनेस से हो रही थी, जो आपका आउटसाइड इंडिया था, और उस पैसे को यूज करके अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो हम यही बोलेंगे कि यू वर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एट दैट टाइम, या फिर गिफ्ट या इनहेरिटेंस से मिली है जो ऐसा पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया रहता था। थर्ड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी इनकम कोई भी जो आपको कन्वर्जन या रिप्लेसमेंट या अक्रूवल से मिली है ऐसी प्रॉपर्टी से जो बाहर रहती है, जैसे रेंटल इनकम की हम बात करेंगे, तो रेंटल इनकम हो रही है मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी बाहर रखी हुई है इनहेरिटेंस की वजह से, या दादाजी की प्रॉपर्टी यहाँ पर कैलिफोर्निया में रखी हुई है, मैं यहाँ पर इंडिया के अंदर हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है, ठीक है। अब इस रेंटल इनकम को क्या बोला जाएगा? उसको अलाउ किया जाएगा, यस उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी आपकी ये इनकम हो रही है, ठीक है, ऐसा पीआरआई है जिसको यहां से पैसा आ रहा है ऐसी प्रॉपर्टी से जो उसका एलिजिबल असेट है अब्रॉड के अंदर, उससे अगर उसको कोई भी इनकम आ रही है तो वो जो भी पैसा है वो यहाँ पर इंडिया में ला सकता है, उसको यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब्रॉड में नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो पैसा यूज कर सकता है, और उसको आरबीआई की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है परमिशन की, ठीक है। सो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कैपिटल अकाउंट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी टिक, शेड्यूल नंबर 1 पीआरआई के लिए टिक, शेड्यूल नंबर 2 पीआरओआई के लिए टिक,
क्या प्रोहिबिशन की लिस्ट देख ली? यस। क्या फ्रीली परमिसेबल देख ली? 2 पॉइंट। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के लिए आरबीआई यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है? नो। क्या यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए खरीदा है, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है? नो। क्या कोई भी इंस्टॉलमेंट्स है जो लोन की आप पे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर आरबीआई यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? नो। तो ये चारों चीजें हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस सेक्शन है जो हमको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, जिसमें सबसे पहला है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात करता है ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? रिजर्व बैंक यहाँ पर अपॉइंट करती है क्या उनको? यस, ऑथराइज करती है। आरबीआई खुद थोड़ी काम करेगी, वो ऑथराइज्ड पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट करती है और बोलती है कि आप डील करो किसके अंदर? फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स सिक्योरिटीज के अंदर आप डील करो, आप ही मनी चेंजर रहोगे, ऑथराइज डीलर भी आप ही रहोगे, आप यहाँ पर सारा काम संभालो। ठीक है, जो ऑथराइजेशन होगा वो इन राइटिंग होना चाहिए, उस पर कुछ कंडीशंस लगी हुई होगी। आरबीआई यहाँ पर ये ऑथराइजेशन रिवोक भी कर सकती है, यानी कि कैंसिल भी कर सकती है अगर उसे पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है तो। और अगर एपी ने यहाँ पर कुछ कंडीशंस ब्रेक कर दी है, कॉन्ट्रवीन कर दी है, तो आरबीआई वो चीज ले भी सकती है आपसे। ठीक है, अच्छा, एपी जितनी भी यहाँ पर डीलिंग्स करेगा फॉरेक्स के अंदर, उससे कंप्लाई करना पड़ेगा स्पेशल और जनरल डायरेक्शंस को जो आरबीआई ने यहाँ पर दी है। उसको टाइम टू टाइम सारे यहाँ पर परमिशंस लेनी होगी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक। एंड ऑथराइज्ड पर्सन शैल नॉट इंगेज इन एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेक्स और फॉरेन सिक्योरिटी विच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ द ऑथराइजेशन। आप आरबीआई के खिलाफ जाके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो आरबीआई का बंदा है यार, ये तो ऑथराइज्ड पर्सन, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता है। ये थर्ड पर्सन आकर यहाँ पर राइटिंग में एक डिक्लेरेशन देगा कि मुझे ये सिक्योरिटीज परचेस करनी है, मुझे फॉरेक्स चाहिए और मेरा पर्पस ये है। उसको उसी के लिए उस पैसे को यूज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो कॉन्ट्रवेंशन होगा, और अगर वो सही टाइम पे सरेंडर भी नहीं करता है तो भी वो कॉन्ट्रवेंशन होगा, और वहां पर ऑथराइज्ड पर्सन के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से, वो पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है कॉन्ट्रवेंशन की। ठीक है, सो ये बात हो गई सेक्शन नंबर 10 के अंदर। नाउ आरबीआई के पास में पूरी पावर्स है डायरेक्शन इश्यू करने की। सेक्शन नंबर 11 में आरबीआई यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकती है ऑथराइज्ड पर्सन को। सेक्शन नंबर 12 के अंदर वेरीफाई कर सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकती है, कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये भी चेक करने के लिए वो यहाँ पर इंस्पेक्ट पूरी तरीके से कर सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन की अगर आप बात करेंगे तो कॉन्ट्रवेंशन थोड़ा इस तरीके से ब्रीफ में पेनल्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, पेनल्टीज की यहाँ पर बात करते हैं। पेनल्टीज के केस में कॉन्ट्रवेंशन अगर आप कर रहे हैं सेक्शन नंबर 11 ओहो, यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन अगर कुछ यहाँ पर गड़बड़ करता है, सबसे पहले पेनल्टी तो उसके ऊपर ही लगने वाली है। यहाँ पर वो आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं मानता है, डायरेक्शंस नहीं मानता है, 10,000 रुपये तक का उसके ऊपर फाइन लग सकता है, और हर दिन एडिशनल जब तक ऑफेंस चल रहा है 2,000 रुपये हर दिन उसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी एक्ट का प्रोविजन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर आपने कुछ भी नहीं माना है तो आपके ऊपर जितने का आपने यहाँ पर क्वांटिफिएबल है, यानी कि लेट्स से पता चल रहा है, हमें ये पता है कि 1 लाख रुपए का इसने यहाँ पर ऑफेंस किया है, तो 3 टाइम्स 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। क्वांटिफिएबल अगर नहीं है तो डायरेक्टली हम 2 लाख रुपए का लगा देंगे, और हर दिन अगर आप कंटिन्यू करते गए तो हम 5,000 रुपए तक का हर दिन के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, देखिए अगर आप पेनल्टी देखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स की पेनल्टी तो चल ही रही है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 पे इसलिए जंप कर रहे हैं कि अगर आपने पेनल्टी ही नहीं दी तो फिर क्या गड़बड़ होगा। अब तो देखिए आपके खिलाफ केस चलने वाला है। आपकी डिमांड अगर 1 करोड़ तक की थी, ठीक है, या ज्यादा थी, दोनों से कंपेयर किया जाएगा, तो यहां पर क्या है, वेयर डिमांड इज ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन एनी अदर केस। तो अगर इन्होंने बोला है कि 1 करोड़ से ज्यादा की डिमांड थी और आपने पेनल्टी नहीं दी तो 3 साल के लिए अब आप अंदर जाओ। कोई दूसरा केस है तो 6 मंथ्स के लिए आप अंदर जाओ। ठीक है, तो सिविल इम्प्रिजनमेंट है डायरेक्टली, क्योंकि पेनल्टी तो दी नहीं आपने वॉलेटरी, तो हम सिविल इम्प्रिजनमेंट ही आपके खिलाफ यहाँ पर चालू करेंगे। ठीक है, और 13(1)(a), 13(1)(c) ये किसके बारे में बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो acquired any foreign exchange, foreign security, immovable property situated outside India of the aggregate value exceeding the threshold prescribed under the proviso। उन्होंने बोला है कि जो थ्रेशोल्ड आपको दिया है उसके बियॉन्ड जाके अगर आपने कोई यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है तो हम आपको क्या बोलेंगे, 3 टाइम्स आपको पेनल्टी लगेगी अमाउंट की, कॉन्फिस्केशन हो जाएगा आपके असेट का। ठीक है,
कहाँ असेट कहाँ है सर? असेट तो यहाँ पर बाहर था, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो कॉन्फिस्केट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, आपका इंडिया को कोई असेट है ना, उसको हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे जिसकी वैल्यू सेम हो आपके बाहर वाले असेट के बराबर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 5 साल तक का हम आपको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हुई पेनल्टी की बात, कॉन्ट्रवेंशन की बात। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर इस प्रोसेस को देखेंगे कि अब इस ऑर्डर को कैसे इन्फोर्स किया जाता है, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी करेगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, 90 डेज का नोटिस देगी। 90 डेज का नोटिस किस बात का दे रहे हैं कि भैया जब से आपने पेनल्टी नहीं दी है, हम 90 डेज का नोटिस दे रहे हैं कि आप पेमेंट करो। नहीं किया, अब अरेस्ट का ऑर्डर निकलेगा, डिटेंशन का निकलेगा। तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी क्या डायरेक्टली यहाँ पर अरेस्ट कर सकती है? नहीं, वो एक नोटिस भेजेगी, शो कॉज नोटिस की, बताइए हम आपको अरेस्ट क्यों ना करें, ठीक है। वो वहाँ से रिप्लाई करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा डिफॉल्टर, तो अच्छी बात है। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी उस चीज़ को देखेगी कि कंसील्ड असली में हुआ है कि उनके गलती से हो गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है या पैसा है, ठीक है। नाउ अगर वो मना करता है डिफॉल्टर कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो आगे एक वारंट इशू किया जाता है अरेस्ट का। तब एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर एक वारंट इशू करती है। वारंट इशू करने के बाद में, नोटिस सर्व करने के बाद में, वो बंदा अगर अपीयर होता ही नहीं है, फाइनली अरेस्ट का वारंट उसके लिए निकल जाता है डिफॉल्टर के अगेंस्ट में, और उसको उठा के ले आ जाता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने जब यहाँ पर वारंट इशू कर दिया है अरेस्ट करने का, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर वो बंदा उसके सामने आना चाहिए, यानी किसके सामने, अथॉरिटी के सामने। अगर एचयूएफ है तो कर्ता को उठा के ले आएंगे, सामने आ गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, इंक्वायरी को सुना जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा, डिटेंशन के बारे में सोचा जाएगा। सेटिस्फेक्शन हो गया अरियर्स का, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 15 डेज के अंदर अंदर, provided that in order to give a defaulter an opportunity of satisfying the arrears, executing authority before making the order of detention leave the defaulter in the custody of the officer arresting him specified period not exceeding 15 days। 15 दिन के लिए उसको अंदर रखा जा सकता है मात्र, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिलीज पास किया जाता है डिटेंशन का, ठीक है। और उसके बाद में सिविल प्रिजन के लिए आगे चलता है। किसी अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 3 साल के लिए अंदर जाओगे, उससे नीचे है तो 6 मंथ्स के लिए आप अंदर जाओगे, ठीक है। और लास्ट में फिर डिटेंशन के ऑर्डर तक आप जाते हो, पेमेंट ऑफ अरियर अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। इस तरीके से पूरा यहाँ पर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, सेक्शन नंबर 14 बोल रहा है आपने सब कर तो दिया, पेनल्टी अगर यहाँ पर रिकवर करनी हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें रिकवर करनी है तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से हर ऊपर पोस्ट वाला बंदा जो है उसके पास में ऑथराइजेशन रहेगा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी से कि आप इन पेनल्टी के अरियर्स को रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको प्रॉपर्टी बेचना है, जो भी करना है आप करिए, आप यहाँ पर अरियर्स को सेटल कीजिए। कंपाउंडिंग हो सकता है कि ऑफेंसेस का, इन्होंने कहा हो सकता है। 180 डेज के अंदर अंदर आपको कंपाउंडिंग करनी होगी, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। वंस कंपाउंडिंग इज डन, कोई प्रोसीडिंग्स फर्दर यहाँ पर इसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती है। सर यहाँ पर एजुकेशन और अपील की बात कीजिए ना, तो सबसे पहले उन्होंने बोला फुल पेनल्टी टू बी पेड, ऑब्लिगेशन है सेक्शन नंबर 14 के अंदर, ठीक है। 90 डेज के अंदर अंदर उसे पेमेंट करना है, जब से नोटिस दिया उसको, ओके। 15 बोल रहा है कंपाउंडिंग हो सकता है कॉन्ट्रवेंशन का 180 दिन के अंदर अंदर। सेक्शन नंबर 16 बोल रहा है कंप्लेन अगर गई तो वो कंप्लेन 1 ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेन के अंदर आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। सर प्रॉब्लम है हमको, प्रॉब्लम क्या है, हमको यहाँ पर अपील करना है, यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया है वो गलत है, तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली एसडी के पास में, यानी कि स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के पास में। उसके बाद में आप जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक है। तो ये हो गया 19, ये हो गया 17। इसका टाइम पीरियड क्या है सर, एसडी के पास जाने का 45 डेज, एटी के पास जाने का 45 डेज, ठीक है, ओके। सर क्या डायरेक्टली भी हम यहाँ पर एटी के पास जा सकते हैं क्या, यहाँ से जा सकते हो आप। अपील टू बी डेल्ट विद बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, 180 डेज के अंदर अंदर वो डिस्पोज करने की यहाँ पर कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद भी आगे जाना है तो 60 डेज के बाद में आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो ये अपील का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। अब दोस्तों लास्ट में छोटा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डीई जिसे बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको यहाँ पर ऑथराइज करती है, इस्टेब्लिश करती है डीई को, डायरेक्टर के साथ में, एडिशनल डायरेक्टर्स के साथ में, जो भी ऑफिसर्स चाहिए उनके साथ में फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सीजी यहाँ पर इनको ऑथराइज करती है कि आप एसडी हो या एडी हो, आप नॉर्मल डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, आप अपना काम करो, ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, इन्फोर्समेंट का काम आप देखो। इनके पास में जो यहाँ पर सर्च और सीजियोर की पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है। ये दूसरे ऑफिसर्स को भी एम्पावर कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं और उनको डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मिसलेनियस सेक्शन से इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने इस वीडियो के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ में मिसलेनियस सेक्शंस भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं, और ये हमारा
इस पूरे चैप्टर का, यानी कि फैमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, ये हमारा आखिरी वीडियो था जिसके अंदर हमने सब चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से कुल 5 वीडियोस के अंदर हमने पूरा फैमा कवर किया है। पहले हमने बेसिक्स को समझा, बेसिक्स के बाद में हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को देखा, फिर हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को देखा। ये 3 वीडियोस हैं। उसके बाद मैंने 2 वीडियोस बनाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, फॉर सेक्शन नंबर 5 सेपरेटली, फॉर सेक्शन नंबर 7 सेपरेटली। इस तरीके से 5 वीडियोस के अंदर हमने पूरे फैमा को यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और आपका अच्छे से रिविजन हुआ होगा और आपको सब चीज़ें यहाँ पर रिवाइज हो गई होगी। आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। समरी नोट्स मैं आपको यहाँ पर साथ में एक्सप्लेन करता जाता हूँ, वो आप देखिए। वैसे तो आपका मॉड्यूल है जो इंस्टीट्यूट के लिए अवेलेबल है पूरी तरीके से आपके पास वेबसाइट के साथ में, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, वो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।